20वीं सदी की शुरुआत में यानी आज से कोई 125 साल पहले पूरी दुनिया की आबादी करीब 160 करोड़ थी और आज हिंदुस्तान की आबादी ही तकरीबन इतना होने जा रही है। पूरी दुनिया की आबादी आज 800 करोड़ से ज्यादा है, यानी पिछले 125 साल में 5 गुना की बढ़ोतरी हुई है और इसी दौर में हिंदुस्तान की आबादी 6 गुना अधिक हो गई है। संसाधन सीमित हैं और जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। हमारा लाइफस्टाइल बेहद खर्चीला और अनसस्टेनेबल होता जा रहा है। हमारे पास सिर्फ एक धरती है और हम संसाधनों का दोहन ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई कल आने वाला है ही नहीं। एक अनुमान के मुताबिक प्लेनेट अर्थ पर इस वक्त अपनी क्षमता से 1.5 गुना से ज्यादा का दबाव है। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? हम अपना लाइफस्टाइल सादगी भरा बनाएं और कंजम्पशन को सीमित रखें। हालांकि एक बाजार है जो हमें रोज खर्च करने और नए नए लालच देकर उपभोग बढ़ाने के लिए लगातार उकसाता रहता है। इससे मानव जीवन पर खतरा और समाज में असमानता दोनों बढ़ रहे हैं। लेकिन धरती पर ही प्राकृतिक समाधान है जो जीवन के नए रास्ते खोलते हैं। ऐसा ही एक रास्ता है पर्माकल्चर तकनीक, जिसके तहत फूड फॉरेस्ट डेवलप किए जाते हैं। दुनिया के तमाम देशों और भारत में भी ये प्रयोग हो रहे हैं, जिसमें कुशल भूप्रबंधन यानी लैंड मैनेजमेंट के जरिए कृषि पारिस्थितिक तंत्र यानी एग्रीकल्चर इकोसिस्टम का सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाता है, जिससे समुदाय आत्मनिर्भर हो सके। मैंने कुछ दिन पहले ही उत्तराखंड के मुक्तेश्वर के पास एक गांव में ऐसे ही फूड फॉरेस्ट का दौरा किया। तो ये हमारा जो एरिया है अराउंड 0.40 हेक्टेयर पे एस्टेब्लिश है। तो पहले ये एरिया बिल्कुल बैरन हुआ करता था, लेकिन अभी आप देखेंगे तो इसमें ऑलमोस्ट चारों तरफ आपको हरियाली दिखेगी। तो फूड फॉरेस्ट का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली ये है कि हम इसको 7 लेयर में डेवलप करते हैं। जो हमारी टॉप लेयर होती है उसमें जो है आपका ट्रीज जो है टॉप कैनोपी कहते हैं, उसमें आपके बड़े पेड़ों को लगाया जाता है। उसके बाद आपकी जो सेकंड लेयर आती है वो आपकी मिडिल कैनोपी की लेयर आती है, जिसमें आप जो है लोअर फ्रूटिंग क्रॉप्स को लगाते हैं। देन उसके बाद आपकी श्रब लेयर आती है जो कि पॉलिनेटर वगैरह को अट्रैक्ट करने के लिए हेल्पफुल होती है। उसके बाद हर्ब्स की लेयर जिसमें आप मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह ग्रो करा सकते हैं। देन उसके बाद एक हमारी ग्राउंड कवर लेयर आती है जिसमें आप जो है सब्जियाँ, स्ट्रॉबेरीज, इस तरह की चीज़ें को अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट हमारा उसके बाद एक लेयर आती है क्लाइंबर की। क्लाइंबर के लेयर में आप अपने जो नेटिव क्लाइंबर्स हैं उनको भी लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो, जैसे कीवी है और इस तरह के प्लांट्स को भी आप ग्रो करा सकते हैं। और साथ में लास्ट में हमारी आती है वो जो आती है रूट लेयर। रूट लेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए जो है हम लोग बेसिकली रूट लेयर का यूज करते हैं। उसमें हमारे जैसे मूली है, गाजर है, इस तरह की चीज़ें आप लगा सकते हैं, हल्दी है, आलू है, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके साथ में एक्स्ट्रा आप जो क्या कर सकते हैं कि वो दालें और फसलें जो है जिससे कि आपकी न्यूट्रिएंट वैल्यू जो सॉइल की है वो बनी रहे, क्योंकि आपको पता है कि जो दलहनी फसलें जो होती हैं वो सॉइल को जो है फर्टाइल करने में हेल्पफुल होती हैं, तो वो भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसा आप देख सकते हैं मेरे पीछे अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सब तरह की फ्रूट्स, क्रॉप्स और स्ट्रॉबेरीज आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए स्ट्रॉबेरी में फ्रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। और इसी तरह से ये हमारी श्रब लेयर का एक किलमोड़ा वगैरह है और ये अनार के पौधे अभी तैयार हो रहे हैं। इसी तरह से जो है आप देखेंगे कि एक सिंगल पीस ऑफ लैंड में हम लोगों ने जो है कई तरह की स्पीसीज को ग्रो कराया हुआ है। तो ये जो है फ्रूटिंग क्रॉप्स भी इसमें हैं, श्रब लेयर भी है, हर्ब्स भी है, इधर आपका लहसुन प्याज वगैरह हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक ही एरियाज पे अवेलेबल हो जा रही हैं। दुनिया के कई देश और वहां के उद्यमी ऐसे फूड फॉरेस्ट विकसित करने पर काम कर रहे हैं और वहां की भाषा में इसे फॉरेस्ट गार्डन भी कहा जाता है। भारत के कुछ हिस्सों जैसे केरल में भी निजी तौर पर लोगों ने ऐसे प्रयोग किए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसा प्रयोग करें तो आप भी कर सकते हैं। इसमें कितनी जमीन चाहिए, कम या ज्यादा, इसका कोई पैमाना नहीं है। आप देखते हैं कि पहाड़ों में लैंड होल्डिंग कैपेसिटी जो लोगों के पास है वो काफ़ी कम है। तो छोटी सी लैंड का आप कैसे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, वो ये एग्जांपल है। तो आप देखेंगे कि जिस टाइम पे आपको फ्रूटिंग क्रॉप्स जैसे फ्रूट्स अवेलेबल नहीं है, आप जो है नीचे की लोअर क्रॉप्स से आप बेनिफिट ले रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हो चाहे आपके डेली यूजेस के लिए हो। इसी तरह से जो है अगर आपके जब ये नीचे की लोअर प्लांट्स नहीं है तो आपको फ्रूटिंग क्रॉप्स मिलनी है।
आप उनको किसी भी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। आप चाहें तो रॉ मटेरियल के रूप में उसको सेल करके अपने लिए इकोनॉमिक बेनिफिट ले सकते हैं, या फिर उसको वैल्यू एडिशन करके या प्रोसेस करके आप जो है उसका इकोनॉमिक बेनिफिट ले सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट ये है कि आप एक छोटे से एरिया को जो है आप पूरी तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं। उसमें आपकी सॉइल फर्टिलिटी भी मेंटेन रह रही है, और आपका जो हमारा जो नॉर्मल अगर इकोलॉजिकल वे में बात करें तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन वगैरह ये सारी चीज़ें भी मेंटेन होती हैं। तो यहाँ पर ये आड़ू का अभी मुझे लग रहा है स्प्राउटिंग शुरू हुई है। हाँ, Yes. तो ये जैसे आता है, ये निकलना शुरू होता है, तब से लेकर बड़ा होने तक, परिपक्व होने तक कितना वक्त लेता है आड़ू लगभग? ये सर ले लेगा सर 1 मंथ ले लेगा सर। 1 मंथ में सर ये पक के 1.5 महीने में जो है तैयार हो जाता है पूरी तरह से। और ये जून में सर ये मार्केट में अवेलेबल और कितने तरीके के फल यहाँ पर हैं अभी? यहाँ पर सर हमारे पास आड़ू है, पूलम है, और संतरा माल्टा है। जो हमारे नेटिव जो फ्रूटिंग क्रॉप्स हैं वो सारी यहाँ पर अवेलेबल हैं। आड़ू, पूलम, संतरा, माल्टा, इसी तरह नाशपाती के कुछ पौधे हैं, कुछ जो है आपके एप्पल के पौधे हैं। तो अलग अलग वैरायटी के जो नेटिव वैरायटीज फ्रूट्स की है वो ग्रो कराई गई। और मैंने भी जमीन से ये देखा, ये पुदीना है जी सर। तो इसका इस्तेमाल केवल हम चटनी के लिए कर सकते हैं या कुछ और भी? नहीं, आप अगर चाहें तो जैसे मिंट ऑयल, क्योंकि ये लैमिएसी फैमिली को बिलोंग करता है, तो पुदीना कई चीज़ों में हमारे लिए यूजफुल होता है। तो अगर आप देखेंगे पुदीन हरा की जो गोलियां आती हैं तो इनके लिए भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आप चाहें तो रॉ फॉर्म में यूज करें, चाहे तो उसको वैल्यू एडिशन करके यूज कर सकते हैं। इसमें जो है कोई केमिकल पेस्टिसाइड यूज नहीं किया गया है, या इस तरह के कोई भी केमिकल चीज़ें यूज नहीं करी गई हैं। ये सारा का सारा जो ओवरऑल सिनेरियो है पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। तो इसमें इन्हीं पेड़ों की जो है पत्तियाँ गिर के इन्हीं की खाद से डेवलप हुआ पूरा मटीरियल है। तो ये जो पूरी व्यवस्था यहाँ पर खड़ी की गई है, इसका सबसे एक उपयोगी पक्ष ये दिखाई देता है कि एक छोटी सी जगह में ये मिसाल प्रस्तुत की गई है कि आप फलों को भी उगा रहे हैं, आप अनाज भी उगा रहे हैं, आप सब्जियां भी उगा रहे हैं, और साथ में एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट के लिए जो लोग वेजिटेरियन नहीं हैं उनके लिए कितनी उपयोगी हो सकती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने जो है एक फिश पॉन्ड भी डेवलप किया हुआ है। इसका जो है अभी तो क्योंकि ठंड है, मछलियाँ नीचे हैं, कुछ गर्मी पड़ेगी तो उसके बाद धीरे से मछलियाँ ऊपर आएंगी। लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप देखेंगे जब सिंगल पीस ऑफ लैंड किसी पर्सन के पास है, हो सकता है वो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट के लिए अपना वेज प्रेफर ना करता हो, तो नॉन वेजिटेरियन पर्सन भी इस चीज़ का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं कि आपने फिशेस ग्रो कराई हैं और आप फिशेस को अपने डेली बेसिस में यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसको जो है मार्केट में भी सेल कर सकते हैं कि आपको आपकी सराउंडिंग में ऐसी लोकल मार्केट्स होती हैं जहाँ आपको फिश की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप वहाँ पे भी अपनी लोकल मार्केट्स में फिश को यूटिलाइज कर सकते हैं। तीसरा जो इसका बेनिफिट है वो ये है कि अगर आप देखेंगे कुछ ऐसे पेस्टिसाइड्स होते हैं जो पानी की सरफेस पे जो है अपने लार्वास को ग्रो कराते हैं, तो फिश जो है उनको एक तरह से डैमेज करने में भी हेल्पफुल होती है, जिससे आपके वो डायरेक्टली आपके प्लांट्स पे इफेक्ट ना करके आपका उसका सारा यूटिलाइजेशन यहीं हो जाता है। एक महत्वपूर्ण हिस्सा है मधुमक्खी पालन। तो परवेज जी ये बताइए कि ये मधुमक्खी पालन जो है, अभी तो एक ही बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये क्या प्रयोग के तौर पर है? थोड़ा विस्तार से बताएं। हाँ सर, ये भी सर एक शहद भी एक ऐसे अच्छा फूड सोर्स है सर, तो हम भी इसलिए यहाँ पर मौन पालन कर रहे हैं सर, ताकि हम शहद का उत्पादन कर सकें। और यहाँ मधुमक्खियों भी एक बॉक्स लगा हुआ है, धीरे धीरे हम बढ़ाते रहेंगे सर इसको, 2, 3, 4 और ऐसे करके शहद उत्पादन यहाँ उसका ये भी एक फूड फॉरेस्ट का हिस्सा है सर। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो हैं फ्रूट्स हैं, उनकी फ्रूटिंग होती है, तो उसलिए मधुमक्खियों के लिए यहाँ पर एक इकोसिस्टम उन्हें मिल जाता है ना, अपने शहद बनाने के लिए जो उनको, और ये इनकी वजह से परागण भी होता है तो ज़्यादा आपस में सर ये, क्योंकि अच्छा पॉलिनेटर भी माने जाते हैं सर। तो एक तरह दो तरफा फायदा है, मधुमक्खियों को भी यहाँ अपना जो है मिल रही है रसद, और यहाँ पर पॉलिनेशन का काम भी हो रहा है। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि स्थानीय प्रजातियों और जैविक खेती के जरिए, यानी बिना रसायनों के, इस प्रयोग को किया जाता है। यह भी याद रखना बहुत जरूरी है कि ये रातों रात नहीं होता, बल्कि इसमें कई सालों का परिश्रम और लंबे वक्त तक सावधानी से की गई देखभाल लगती है। यानी इसे किया जाना तो संभव है, लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं। संसाधनों के दोहन का असीमित बोझ झेल रही हमारी धरती के लिए ये एक प्राकृतिक समाधान हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बारे में दूसरे लोगों को भी बताएं, और संभव हो तो इस चैनल को ज्वाइन भी करें। अगर आप अपने YouTube लॉगिन से देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आपको सुपर थैंक्स का एक विकल्प दिखेगा, जिसके जरिए आप हमारी
आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। जल्द ही एक और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।